नमस्कार, मैं हूं जगविंदर पटियाल। छोटी आवाज के बड़े मंच में आपका स्वागत है। एबीपी न्यूज पर अब वक्त है पब्लिक इंटरेस्ट का। हिंदी टीवी न्यूज का अकेला ऐसा कार्यक्रम है जहां केवल जनहित में सबका परीक्षण करता है पटियाल। आज सबसे पहले चुनाव में बीजेपी के प्रचार का शब्दभेदी परीक्षण होगा। शब्दभेदी इसलिए क्योंकि नेता जो शब्द बोलते हैं उसके टारगेट में वोटर होता है। नेता के शब्द सुनकर वो वोटिंग का फैसला करता है। पटियाल ने कई नेताओं के भाषण सुने, काफी मेहनत की। 24 शब्द और 14 नैरेटिव्स छांट कर निकाले हैं, जिन पर बीजेपी ने वोटर को अपने वश में करने के लिए प्लान बनाया है। ये बहुत ही रोचक और ज्ञानवर्धक परीक्षण है। इसे देखें और अपनों के साथ शेयर भी करें। इसके बाद पटियाल जेल में बंद अरविंद केजरीवाल की थाली पर हुए विवाद के बारे में आपको बताएगा। आज कोर्ट में ईडी ने कहा कि केजरीवाल को शुगर की बीमारी है, लेकिन वो जेल में पूरी सब्जी, मिठाई और फल खा रहे हैं। ये उनकी चाल है बेल पर जेल से बाहर निकलने की। खाने से जमानत का क्या रिश्ता है, इसका परीक्षण भी पटियाल करेगा। क्या आपके बच्चे के लिए आए सेरेलैक पाउडर में शुगर है? आप कहेंगे पता नहीं, कभी देखा नहीं क्या, और अगर हो भी तो क्या फर्क पड़ जाएगा। ऐसा सोचने से काम अब नहीं चलेगा। आपको पता होना चाहिए कि बेबी फूड में एडेड शुगर है या नहीं है, सेरेलैक में शुगर होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। बेबी फूड में शुगर चिंता की बात क्यों है, इसका पटियाल ने पूरा परीक्षण किया है। जरूर देखें, आपके बच्चों के भविष्य का सवाल है इसलिए। चौथा परीक्षण चुनाव प्रचार में प्राइवेट गाड़ी की ड्यूटी का होगा। आज पटियाल सिस्टम को सलाह देगा कि चुनाव के लिए किराए पर टैक्सी लीजिए। आम आदमी की प्राइवेट गाड़ी मांगकर उसका ब्लड प्रेशर मत बढ़ाइए। ऐसा करना क्यों जरूरी है, ये आप भी जरूर समझिए, क्योंकि चिट्ठी आपकी गाड़ी के लिए भी आ सकती है। पब्लिक इंटरेस्ट में आज सबसे पहले पटियाल दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की बेल वाली थाली का परीक्षण करेगा। ईडी ने आज अदालत में जो कहा उससे जेल के भीतर केजरीवाल की डाइट पर विवाद छिड़ गया है। ईडी ने दावा किया है कि अरविंद केजरीवाल बेल हासिल करने के लिए अपने स्वास्थ्य से खिलवाड़ कर रहे हैं। ईडी ने अदालत को जानकारी दी है कि घर का खाना खाने से अरविंद केजरीवाल का शुगर लेवल बढ़ता जा रहा है। कोर्ट से ईडी ने यह भी कहा है कि केजरीवाल ऐसी चीजें खा रहे हैं जिससे उनका शुगर लेवल और बढ़े। ऐसा वो जानबूझकर कर रहे हैं। वो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक डाइट ले रहे हैं ताकि मेडिकल इमरजेंसी के हालात पैदा हो जाएं और मेडिकल ग्राउंड पर उन्हें बेल मिल जाए। ईडी ने कोर्ट में केजरीवाल की सेहत और उनके खाने पीने की डिटेल्ड जानकारी दी है। ईडी ने यह भी बताया है कि अरविंद केजरीवाल टाइप 2 डायबिटीज के मरीज हैं, जिसमें ब्लड शुगर लेवल हाई बना रहता है और उसे कंट्रोल करना बहुत जरूरी होता है। इसके बावजूद केजरीवाल घर से अपने लिए खाना मंगाते हैं। उनके खाने में आलू की सब्जी और पूरियां होती हैं। वो चीनी वाली चाय भी पी रहे हैं। इसके अलावा केजरीवाल रोजाना 1 से 2 मिठाइयां भी लेते हैं। नाश्ते में केले जैसा मीठा फल भी लेते हैं। इसके अलावा और भी बहुत कुछ है जो उनकी शुगर के लिए ठीक नहीं है। हालांकि केजरीवाल के वकील ने ईडी के दावे को गलत बताया है। ईडी ने अदालत से मांग की है कि केजरीवाल के घर से आने वाले खाने की तुलना कोर्ट में मौजूद उनके डाइट चार्ट से की जाए, लेकिन इस मिठाई पर राजनीति बहुत तीखी हो रही है। अपने शुगर लेवल को कंट्रोल में रखने के लिए अरविंद केजरीवाल जी रोज 54 यूनिट 54 यूनिट्स इंसुलिन के लेते हैं। आप किसी से पूछ लीजिए, किसी भी डॉक्टर से पूछ लीजिए, वो आपको बताएंगे कि 54 यूनिट्स इंसुलिन वही व्यक्ति लेता है जिसको बहुत सीरियस डायबिटीज है, बहुत अक्यूट डायबिटीज है। डायबिटीज की बीमारी में क्या खाना खाया जाता है, क्या एक्सरसाइज करी जाती है, किस समय करी जाती है, शुगर लेवल को कंट्रोल करने के लिए जरूरी होता है। और यही कारण है कि कोर्ट ने भी अरविंद केजरीवाल जी को घर का खाना अलाउ किया, डॉक्टर द्वारा प्रिस्क्राइब्ड खाना अलाउ किया। लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी
अपने अनुषांगिक संगठन ईडी के माध्यम से अरविंद केजरीवाल जी के स्वास्थ्य को बिगाड़ने की कोशिश कर रही है, उनका घर का खाना रोकने की कोशिश कर रही है। में कोर्ट को यह बताया गया है कि एक तरफ केजरीवाल जी कह रहे हैं कि उन्हें शुगर की बीमारी है, डायबिटीज की बीमारी है, दूसरी तरफ जो उनको घर से खाना मिल रहा है, जो अनुमति के आधार से उनको मिल रहा है, उसमें वो आम, मिठाई, पता नहीं क्या क्या खा रहे हैं जिससे चीनी बढ़ जाती है, चाय में भी चीनी डाल रहे हो। अब कोई व्यक्ति अगर किसी बीमारी से ग्रसित है तो क्या उसे परहेज नहीं करना चाहिए? परहेज नहीं करेंगे और जानबूझ के अगर ये चीजें खाएंगे तो क्या इससे उनकी बीमारी बढ़ेगी नहीं? तो कहीं ना कहीं ये प्रश्न तो उठेगा कि क्या केजरीवाल जी जानबूझ के इस प्रकार की चीजें खा रहे हैं ताकि उनका शुगर ऊपर जाए और वो कोर्ट को कह सके कि जेल में उनकी तबीयत खराब हो रही है? तो क्या ये कोर्ट के साथ एक खिलवाड़ नहीं हो रहा है? अदालत में ईडी के दावे और केजरीवाल के जवाब अपनी जगह हैं, लेकिन टाइप 2 डायबिटिक मरीज की डाइट क्या होनी चाहिए वो भी आप जान लीजिए, क्योंकि पटियाल तो हर जगह पब्लिक का इंटरेस्ट देखता है। सबसे पहले आपके खाने के टाइमिंग्स फिक्स होने चाहिए। आपका ब्रेकफास्ट सुबह 9 बजे, आपका लंच 1 से 2 बजे के बीच में और आपका डिनर रात को 9 बजे से पहले पहले हो जाना चाहिए। उसके अलावा इन 3 मेजर मील्स के अलावा आप कोशिश कीजिए बीच में छोटे छोटे 2 से 3 मील्स आप और खाइए, जैसे एक फल हो गया, कुछ बादाम, अखरोट, इस तरीके के छोटे मील्स भी आप ले सकते हैं। प्लस डायबिटीज में हमें किस तरीके के फूड्स खाने चाहिए ये भी बहुत जरूरी है जानना। हमें इस तरीके के फूड्स खाने चाहिए जिनका जो हमारे शरीर के अंदर ग्लूकोज का लेवल है, जिन फूड्स को खाने के बाद में ना बढ़े, जो कि लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड्स जिनको हम कहते हैं। ऐसे कौन से फूड्स हैं जो लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है? जैसे कि बीन्स, ब्रोकली, स्पिनच, मेथी, करेला और इस तरीके के फल जो कि आपके फाइबर में बहुत रिच होते हैं, जैसे कि आपके अमरूद हो गया, पपीता हो गया, आपकी बेरीज हो गई, पीचेस हो गए, इस तरीके के फ्रूट्स आपको अपनी डाइट के अंदर ऐड करने चाहिए। कोशिश कीजिए जितना हो सके फाइबर रिच अनाज खाइए, जैसे कि रागी, बाजरा, ज्वार, बार्ले, ये सब चीजें जो हैं आपकी बहुत ज्यादा रिच होती हैं फाइबर के अंदर। ओमेगा 3 बढ़ाइए अपनी डाइट में, क्योंकि हार्ट की ट्रबल्स होती हैं डायबिटीज के साथ में, तो ओमेगा 3 हमें मिलता है ज्यादा से ज्यादा नट से, सीड से, चिया सीड से। ईडी के आरोपों के बाद अब कोर्ट ने इस बात की जानकारी मांगी है कि डायबिटीज से पीड़ित केजरीवाल जेल में क्या खा रहे हैं, लेकिन इस सब के बीच केजरीवाल ने अपनी वो याचिका वापस ले ली है जिसमें जेल के भीतर शुगर लेवल की नियमित जांच की मांग की गई थी। इस बीच एक बड़ी खबर यह आ रही है कि आम आदमी पार्टी के नेता को गिरफ्तार कर लिया गया। कौन है वो आम आदमी पार्टी का नेता? आम आदमी पार्टी के विधायक अमानत उल्लाह खान को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है। कथित वक्फ बोर्ड नियुक्ति घोटाले में अमानत उल्लाह की गिरफ्तारी हुई है। सुबह से ही अमानत उल्लाह खान से ईडी की पूछताछ हो रही थी और करीब 9 घंटे की पूछताछ के बाद अमानत उल्लाह खान को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है। तो इस वक्त की यह बड़ी खबर आ रही है कि आम आदमी पार्टी के एक और नेता को ईडी ने गिरफ्तार किया है। पब्लिक इंटरेस्ट में आज 2024 चुनाव में शब्दभेदी प्रचार का भी परीक्षण होगा। शब्दभेदी बाण की तरह शब्दभेदी परीक्षण। चुनाव का ऐलान होता है, नेता प्रचार की रणनीति बनाते हैं, नारे, बयान, शब्द, नैरेटिव्स सब तैयार किए जाते हैं। इनके निशाने पर होता है वोटर। मकसद होता है शब्दों और नैरेटिव से वोटर का वशीकरण। तो पटियाल ने बीजेपी के चुनाव प्रचार में ऐसे वशीकरण के मंत्र खोजने की कोशिश की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, तमाम केंद्रीय मंत्री हो या फिर बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री, पार्टी के सभी बड़े चेहरे देश भर में रैलियां और जनसभाएं कर रहे हैं। वो बहुत कुछ बोलते हैं, लेकिन वो सब कुछ बातें जरूर बोलते हैं। इनमें 24 शब्द और 14 नैरेटिव्स कॉमन हैं। है ना कमाल की बात? सुनिए और सहमत हो तो पूरी रिपोर्ट जरूर देखिए। फिर एक बार मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने। तीसरी बार मोदी सरकार। तीसरी बार
400 पार। फिर एक बार मोदी सरकार। ये मोदी की गारंटी है। मोदी का गारंटी। गारंटी पूरी होने की गारंटी है। गारंटी है। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा। रामलल्ला का प्राण प्रतिष्ठा। भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा कर। राम मंदिर अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण। मुफ्त राशन की गारंटी है। 5 किलो अनाज मुफ्त में देने का काम। 5-5 किलो मुफ्त राशन। 5 किलो गेहूं फ्री राशन मिल रहा है। विकसित भारत का सपना। भारत को हम एक विकसित भारत बनाएंगे। विकास की नई कहानी लिखी जा रही है। विकसित भारत। कश्मीर से 370 हटाया। धारा 370। धारा 370 समाप्त। धारा 370। आतंकवादियों का सफाया। आतंकवादी जाएंगे ढूंढ कर मारेंगे। भ्रष्टाचार के नए नए मॉडल लेकर आते हैं। भ्रष्टाचारी एक भी छूटेगा नहीं। सिस्टम में जो भ्रष्टाचार था, भ्रष्टाचार हटाओ। भारत विश्व की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनेगा। तीसरे नंबर की अर्थव्यवस्था। भारत तीसरे नंबर की अर्थव्यवस्था बन जाएगा। भारत दुनिया की टॉप 3 कंट्रीज में आकर खड़ा हो जाएगा। तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने के लिए मोदी तो कहता है 10 साल में इतना सारा भले हुआ, लेकिन जो हुआ है ना वो तो ट्रेलर है, ट्रेलर। 10 साल में मोदी जी ने असंभव दिखते हुए कई सारे काम किए हैं। विकास के बड़े बड़े कार्य हो रहे हैं। विकासवाद के नाम पर चुनाव होता है। अपने चुनावी घोषणा पत्र में जो भी वादे किए थे, हम लोगों ने अक्षरशः अपने वादों को पूरा किया है। एक ही परिवार। ये सभी परिवार की पार्टियां। बेटा बचाओ, पीएम बनाओ। सीएए का ये विरोध करते हैं। सीएए लाएंगे, स्वयं भारत की नागरिकता मुहैया कराएंगे। इन्हें घर में घुसकर मारो। पाकिस्तान के घर में घुसकर। पाकिस्तान में घुसकर हमारे फौजियों ने सीमा के इस पार नहीं, सीमा के उस पार जाकर हर मां शक्ति का रूप है। महिलाओं को ताकत मिली है कि नहीं मिली है? किस तरह की तुष्टीकरण की राजनीति। तुष्टीकरण की राजनीति के कारण आलिया, मालिया, जमालिया। 2047 अभी आपने बीजेपी नेताओं के भाषणों में बार बार बोले जा रहे 24 शब्द सुने और देखे। ये दरअसल बीजेपी के प्रचार अभियान के संकेत शब्द यानी कीवर्ड्स हैं। हर शब्द पब्लिक के बीच नए नैरेटिव का आधार बनता जा रहा है, जैसे गारंटी, 2047, ट्रेलर, मजबूत, देश, रामनवमी, विकसित भारत, घर में घुसकर मारेंगे, दंगा करोगे तो उल्टा टांग देंगे। ये शब्द बार बार बोले जा रहे हैं। एक रिसर्च के मुताबिक अगर झूठ भी बार बार बोला जाए और सभी लोग वही बात कहने लगे तो फिर वही सच बन जाती है और ऐसे ही बन जाता है नैरेटिव। बीजेपी के प्रचार के 14 नैरेटिव भी सुन लीजिए।
देंगे। दंगा समाप्त। बहनों और भाइयों, कोई दंगा करता है तो हम उसको उल्टा टांगने का काम कर देते हैं। बहुत ज्यादा कोई बकबक करता है तो बहनों और भाइयों, मिर्च का झोंका नीचे से लगा दिया जाता है। फिर पाकिस्तान से हर रोज आलिया, मालिया, जमालिया हमारे देश में घुस जाते थे और बम धमाके करते थे। भारत विश्व की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनेगा। मोदी जी के नेतृत्व में भारत तीसरे नंबर की अर्थव्यवस्था बन जाएगा। तीसरे नंबर की भारत को दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने के लिए मोदी जी को तीसरा कार्यकाल आवश्यक है। आपका मन करता था ना कि इन्हें घर में घुसकर मारो। 10 दिन के अंदर पाकिस्तान में घुसकर हमारे फौजियों ने सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक कर आतंकवादियों का सफाया करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। राम नवमी का महाउत्सव भी मनाया जाएगा। इस रामनवमी को रामलल्ला का जन्मदिन अयोध्या के मंदिर में मनेगा। 80 करोड़ से ज्यादा लोगों को प्रति व्यक्ति प्रति माह फ्री में राशन की सौगात दे रहा है। 80 करोड़ की जनता को 5 किलो गेहूं या 5 किलो चावल और 1 किलो दाल मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? मोदी की गारंटी यानी गारंटी पूरा होने की गारंटी। हर एक घर में पानी पहुंचेगा, ये मोदी का गारंटी। कि लोगों ने मोदी जी की गारंटी को गारंटी पक्की होने की गारंटी माना है। मैं जब तक देश के हर भाई बहन की गरीबी दूर नहीं कर लूंगा, चैन से नहीं बैठूंगा। 12 करोड़ शौचालय बनाने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। अपना घर देने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। गैस का कनेक्शन मिला कि नहीं मिला? और आज उसी तरीके से जल जीवन मिशन में हर घर नल, हर घर जल, इसको भी देने का प्रयास किया गया। मोदी जी ने आयुष्मान भारत के अंदर देश के 60 करोड़ लोगों को अधिकार दिया। कमंडिया गठबंधन के लोगों को राम मंदिर से भी परेशानी है। रामलला का प्राण प्रतिष्ठा किया और भव्य राम मंदिर आज बन करके तैयार हुआ। भगवान राम अपनी झोपड़ी से, अपनी कुटिया से निकलकर राजमहल में प्रवेश कर चुके हैं। मैं भ्रष्टाचार पर कार्रवाई कर रहा हूं, इससे कुछ लोग बौखला गए हैं। मोदी जी ने वादा किया है, ये सभी लोग जो हो हा करे, भ्रष्टाचारी एक भी छूटेगा नहीं। बहनों और भाइयों, भ्रष्टाचार कांग्रेस, सपा, बसपा की रग रग में भरा पड़ा है। कांग्रेस के विरोध तो खुलेआम कहते हैं कि वो हिंदू धर्म की शक्ति का विनाश कर देंगे। अब मछली नवरात्रि के पर्व पर आप खाते हो, क्या संदेश देना चाहते हो? आपको जो खाना हो, मछली खाना हो, सुअर खाना हो, कबूतर खाना हो, हाथी खाना हो, घोड़ा खाना हो, सब दिखाने की जरूरत क्या है? ये जाति के नाम पर देखने वालों के लिए, वोट बैंक के सौदागरों के लिए वो उसकी जाति हो सकती होगी। आज आर्टिकल 370 का तो एंड हो चुका है। दशकों से नारा लगाते थे, जहां हुए बलिदान मुखर्जी, वह कश्मीर हमारा है। धारा 370 को धाराशाही कर दिया। मोदी जी ने एक ही झटके में धारा 370 को समाप्त कर हमने धारा 370 समाप्त करने की बात कही थी। चुटकी बजाकर संसद के दोनों सदनों में बहुमत मिलने के साथ ही धारा 370 समाप्त कर दिया। भांति भांति के उनके साथी, उनके एक दूसरे साथी वो कहते हैं, ये हमारा जो सनातन है ना,
ये सनातन तो वो डेंगू मलेरिया कहते हैं। सनातन धर्म इस सृष्टि का धर्म है, मानवता का धर्म है। जब तक सनातन धर्म है, विश्व मानवता की कल्याण का मार्ग वो प्रशस्त करता रहेगा। आज पूरी दुनिया में भारत का डंका बज रहा है। भारत अब दुनिया में एक ताकतवर भारत के रूप में जाना जाता है। दुनिया के अंदर आज भारतवासी कहीं भी जाता है, लोग बड़े सम्मान के साथ उसकी ओर देखते हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी ने राजनीति की संस्कृति, राजनीति का ढर्रा, राजनीति का कल्चर बदल डाला है। इसको भी हमको समझना चाहिए। अगले 5 इयर्स नहीं बल्कि 2047 के विकसित भारत का भविष्य तय करेगा। 24/7 24/7 फॉर 2047। अच्छा, मेरा एक और काम करोगे? देखिए, आप घर घर जाना है, हर किसी को मिलना और लोगों को कहना कि मोदी जी आए थे और मोदी जी ने आपको प्रणाम भेजा है। क्या चंद शब्द पूरे चुनाव की तस्वीर बदल सकते हैं? वोटर के विवेक पर असर डाल सकते हैं? आपके मन में यह सवाल होगा ना? अब पटियाल आपको आज के एक बड़े राजनीतिक विवाद के जरिए इसे समझाने की कोशिश करेगा। आज तेजस्वी यादव की एक जनसभा का वीडियो सामने आया है। वीडियो में तेजस्वी मंच पर खड़े हैं, नीचे भीड़ है। वीडियो में एक आवाज सुनाई देती है। लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष चिराग पासवान और उनकी मां के खिलाफ अपशब्द होने का दावा किया जाता है। वीडियो में इस ऑडियो के साथ कुछ लोग तालियां बजाते हुए भी दिख रहे हैं, जबकि मंच पर मौजूद हैं तेजस्वी, वो भाषण दे रहे हैं। चुनाव चिराग पासवान चुनाव के बीच सामने आए इसी वीडियो पर चिराग पासवान ने तेजस्वी यादव को घेरने की कोशिश शुरू कर दी है। बीजेपी और एनडीए चिराग के समर्थन में सामने आ गए हैं। मामला चुनाव आयोग तक जा पहुंचा है, लेकिन तेजस्वी यादव का कहना है कि अव्वल तो उन्हें इस मामले का पता ही नहीं, और अगर ऐसा हुआ है तो भीड़ की आवाज मंच तक नहीं पहुंची। आप लोगों को क्या लग रहा है हम भाषण दे रहे हैं? हजारों लोग हैं, हजारों में से कोई नीचे एक वीडियो बना करके नीचे से डाल रहा है, ये नहीं कि मत से डाल रहा है, तो इसमें क्या मतलब है भाई? ऐसे तो कितना लोग हम लोग को गाली देता दिन रात। वहाँ पे मेरा छोटा भाई खड़ा था, ये किसी और के मंच के सामने होता तो शायद मैं गुस्सा होता, मैं नाराज होता, पर मेरे छोटे भाई के सामने ये हुआ है, मैं दुखी हूँ, क्योंकि इस बात की उम्मीद मैंने कतई नहीं की थी कि तेजस्वी के सामने ये होगा और वो खामोश रहेंगे। राबड़ी देवी जी मेरी माँ है, पीरियड। अगर उनके बारे में कोई इस तरीके की बातें बोलता मेरे सामने तो मैं मुंह तोड़ जवाब देता, मैं कड़ा विरोध तत्काल उसी वक्त मैं दर्ज कराता। और उन्हीं के बारे में क्यों, मेरी बहन मीसा दी के बारे में कोई बोले, रोहिणी के बारे में, किसी के भी बारे में, या किसी भी बिहारी के बारे में, आप मुझे बताइए सभ्य समाज में गाली गलौज जैसी भाषा की जगह ही कहाँ है? अपशब्दों का इस्तेमाल और शब्दों की सीमा लांघना हर सूरत में गलत है। कोई भी इसका समर्थन नहीं करता है। ऐसे मामले कितना बड़ा सेल्फ गोल हो सकते हैं, ये बात लंबी पॉलिटिकल इनिंग खेलने उतरे तेजस्वी यादव अच्छी तरह से जानते होंगे। लेकिन खांटी राजनीतिक परिवार से आने वाले चिराग पासवान भी जानते हैं कि ऐसे मुद्दे को कैसे हवा देकर रुख बदला जा सकता है, खासकर बिहार जैसे प्रोएक्टिव पॉलिटिकल स्टेट में, जहां बात का बतंगड़ बनने में जरा भी वक्त नहीं लगता। चुनाव पब्लिक से जुड़े मुद्दों की बजाय गाली गलौज में उलझ जाए, मतलब एक शब्द और उसके प्रचार के चुनाव और वोटर के मन को बदल दिया जाए। देखिए आपने शब्दों की ताकत। गाली किसने दी, क्यों दी, किसकी जगह तेजस्वी को कटघरे में खड़ा करके राजनीति होने लगी, है ना राजनीति का कमाल।
8 अप्रैल को तेजस्वी यादव ने हेलीकॉप्टर में मछली खाते हुए अपना वीडियो शेयर किया था। वीडियो नवरात्र के एक दिन पहले का बताया जा रहा था, लेकिन तब भी नवरात्र में मांसाहार का नैरेटिव पूरी तरह से चुनाव में घुमा दिया गया था। प्लेट की मछली राजनीति का मसाला बन गई थी। प्रधानमंत्री ने जम्मू में इसे कुछ साल पहले के राहुल लालू के मटन वीडियो से भी जोड़ा। पश्चिम बंगाल में ममता दी ने मछली के विरोध को बंगाल का विरोध बता दिया। यही बात समझने के लिए पटियाल ने 24 शब्द और 15 नैरेटिव का परीक्षण किया। उम्मीद है आपको रोचक और ज्ञानवर्धक लगा होगा। अब पटियाल बेबी फूड में डेंजरस शुगर का परीक्षण करेगा। मेरे इस परीक्षण की रिपोर्ट बेल्जियम की लैब में रेडी हुई है और इसका संबंध देश के हर बच्चे से है, हर मां से है। बच्चे को दिए जाने वाले बेबी फूड सेरेलैक से है। आप शान से सेरेलैक लाते हैं, बच्चे को खिलाते हैं, लेकिन क्या आप कभी यह सोचते हैं कि जो बेबी फूड आप बच्चे को खिला रहे हैं उसमें शुगर का लेवल क्या है? उससे बच्चा सेहतमंद होगा या फिर बीमार? आज पटियाल इसी खतरे से देश को अलर्ट करेगा। मेरा यह परीक्षण स्विस एनजीओ पब्लिक आई एंड इंटरनेशनल फूड एक्शन नेटवर्क की तरफ से तैयार किया गया और इनकी रिपोर्ट पर आधारित है। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि नेस्ले कंपनी भारत समेत गरीब और मध्यम आय वाले देशों में जो बेबी फूड सेरेलैक बेचती है वो दूध और अनाज से बना प्रोडक्ट है। इसमें शहद और चीनी जैसी चीजें मिलाई जाती हैं। खुलासा तब हुआ जब स्विस जांच संगठन ने एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका में बेचे जा रहे नेस्ले के सैंपल बेल्जियम की लैब में परीक्षण के लिए भेजे। इसमें क्या पता चला, अब इस पर गौर कीजिए। नेस्ले के बेबी फूड पर जो रिपोर्ट आई है, पटियाल अब आपको उसकी 5 बड़ी बातें बताने जा रहा है, जिसमें देखने के बाद आप अपने बच्चे को सेरेलैक बेबी फूड खिलाने से पहले एक बार नहीं लाख बार सोचेंगे। नेस्ले के सेरेलैक में प्रति कटोरी करीब 3 ग्राम चीनी पाई गई है। भारत में बिकने वाले नेस्ले के 15 प्रोडक्ट्स को एनालाइज किया गया। रिपोर्ट में दावा है कि हर प्रोडक्ट्स में 2.7 ग्राम अधिक चीनी है। थाईलैंड में 6 ग्राम, इथोपिया में 5.2 ग्राम, साउथ अफ्रीका में 4 और पाकिस्तान में 2.7 ग्राम चीनी मिलाकर कंपनी अपने उत्पाद बाजार में बेच रही है। वहीं बांग्लादेश में कंपनी के बेबी फूड में 1.6 ग्राम चीनी मिलाने का दावा किया गया है। फिलीपींस में 8 नमूनों की जांच की गई। वहां यह पता चला कि चीनी की उच्चतम मात्रा 7.3 ग्राम पाई गई है। नाइजीरिया में 6.8, सेनेगल में 5.9 ग्राम, इंडोनेशिया में 3.8 ग्राम और ब्राजील में नेस्ले के बेबी फूड में 3 ग्राम चीनी पाई गई है। यह भी दावा किया गया है कि इसकी जानकारी कंपनी ने बेबी फूड की पैकेजिंग में नहीं दी है। रिपोर्ट में यह दावा भी किया गया है कि नेस्ले कंपनी बेबी फूड सेरेलैक पर भारत और एशियाई देशों के साथ भेदभाव कर रही है। कंपनी ब्रिटेन और यूरोप को जो सेरेलैक बेच रही है उनमें चीनी नहीं मिलाई जाती है। इस भेदभाव का परीक्षण पटियाल करेगा। मेरे हाथ में इस वक्त नेस्ले का सेरेलैक है जो छोटे बच्चों को दिया जाता है। अब जरा इनके इंग्रेडिएंट्स की तरफ नजर डाला जाए तो इसमें कार्बोहाइड्रेट 68.1 ग्राम है, टोटल शुगर 23.5 ग्राम जो कि बहुत ज़्यादा है क्योंकि एक छोटे बच्चों को अमूमन 3.5 ग्राम से ज़्यादा शुगर नहीं देना होता है। वहीं एडेड शुगर 7.7 ग्राम है, यानी कि अगर मैं पूरे फीड की बात करूं तो तकरीबन 100 ग्राम से ज़्यादा शुगर। ये दोनों नेस्ले के अलग अलग प्रोडक्ट्स हैं जो छोटे बच्चों के लिए बनाए जाते हैं और इन दोनों में ज़रूरत से ज़्यादा शुगर है। बच्चों की सेहत से खिलवाड़ क्यों? स्विस एजेंसी की रिपोर्ट में कितना दम है? क्या भारत और गरीब देशों में नेस्ले जैसी कंपनी भेदभाव कर रही है? इसके लिए अब पटियाल आपको 2 तस्वीरें दिखाएगा। पहली तस्वीर यूके की है। नेस्ले के सेरेलैक में जो इंग्रेडिएंट्स हैं उनमें शुगर नहीं है। दूसरी तस्वीर भारत के बाजार में बिकने वाले सेरेलैक की है जिसके इंग्रेडिएंट्स में शुगर है। ऐसा क्यों हो रहा है? किसकी शय पर हो रहा है? जनहित में मेरे कुछ सवाल हैं यहां जिन्हें पब्लिक इंटरेस्ट में उठाना पटियाल अपना फर्ज समझता है। बेबी फूड सेरेलैक पर दोहरे मापदंड आखिर क्यों? क्या मुनाफे के लालच में कंपनी ऐसा कर रही है? क्या देश में इस खतरे का कोई सलूशन नहीं है? सबसे बड़ा सवाल यह भी कि देश को हेल्दी बेबी फूड की गारंटी कौन देगा? अगर नेस्ले गलत कर रही है तो उसे ऐसा करने की छूट किसने दी है? देश को शुद्ध आहार की गारंटी देने वाली सरकार और FSSAI ने क्या किया? बच्चों की सुरक्षा से जुड़े आयोग ने क्या किया? उत्पाद टेस्टिंग में लगी एजेंसियों ने क्या किया? या फिर कानून और पुलिस
क्या कर रही है जो देश की हर गैरकानूनी हरकत को पकड़ती है। सेरेलैक में शुगर के लिए कौन जिम्मेदार है, इसका परीक्षण FSSAI से ही शुरू करते हैं, जो देश में शुद्ध खाने की गारंटी देता है। हमारी रिपोर्ट मेघा वहां पहुंची और उसने क्या रिपोर्ट दी है, जरा देख लीजिए आप भी। बेबी फूड सेरेलैक में शुगर बेहद संवेदनशील मुद्दा है। ये साफ तौर पर बच्चों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करता है और इसीलिए इसका जवाब लेने मैं FSSAI के दफ्तर पहुंची। फसाई वो संस्था है जो देश में शुद्ध खाने की गारंटी लेता है, पर फसाई में आपसे कोई साफ तौर पर सीधे नहीं मिलता। यहाँ मिलने के लिए प्रोटोकॉल्स है जो हमें भी बताए गए। प्रोटोकॉल्स के तहत हमने फसाई को ईमेल में अपने सवाल भेजे, जिसमें हमने पूछा कि आखिर नेस्ले देश में बेबी फूड में शुगर कैसे बेच रहा है। क्या इसको लेकर नेस्ले ने फसाई से इजाज़त मांगी? क्या फसाई ने इजाज़त दी? या क्या देश में कोई ऐसा कानून या नियम है जो बेबी फूड के इंग्रेडिएंट्स को तय करता है? या फिर इसकी हालत भी बिल्कुल हेल्थ ड्रिंक्स के तहत है जो देश में किसी भी कैटेगरी में बेचे जा रहे हैं, जिसको लेकर पब्लिक इंटरेस्ट ने कुछ दिनों पहले एक स्टोरी भी की थी, जिसके बाद बॉर्नवीटा ने बदलाव करने में जवाब मांगा है। लेकिन फसाई ने ना पिछली बार जवाब दिया था और फसाई ने ना इस बार कोई जवाब दिया है। अगर देश में शुद्ध खाने की गारंटी देने वाला संस्था इस तरीके से इन संवेदनशील मुद्दों पर चुप्पी साधेगा तो आखिर देश के छोटे बच्चों को बेबी फूड में शुगर खाने से कौन बचाएगा? अब बच्चों की रक्षा वाले आयोग से पूछते हैं कि बेबी फूड में शुगर के लिए जिम्मेदार कौन है। कि भारत में हर प्रकार के काम को करने के लिए अलग अलग रेगुलेटरी अथॉरिटीज हैं। कुछ राज्यों की जिम्मेदारियां हैं, कुछ जो फूड सेफ्टी सिक्योरिटी अथॉरिटी है उनकी जिम्मेदारी है। शिकायत हमारे संज्ञान में आई है, हमने इसका सुमोटो कॉग्निजेंस लिया है। इसमें फर्दर जो भी हमारी फाइंडिंग्स होंगी हम उनसे भारत सरकार को अवगत कराएंगे। भारत यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन फॉर राइट्स ऑफ चिल्ड्रन का सिग्नेटरी है। पूरी दुनिया में बच्चों के लिए जो अधिकार है वो सार्वभौमिक है। बच्चों के साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव दुनिया में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जाहिर है भारत के बच्चे इसमें शामिल हैं। अगर किसी भी प्रकार का भेदभाव बच्चों के साथ हो रहा है तो उसको रोकने का काम आयोग करेगा। बेबी फूड सेरेलैक में शुगर की समस्या पर पटियाल ने IMA यानी इंडियन मेडिकल एसोसिएशन से सवाल किया तो उन्होंने कहा, उसे आप भी सुन लीजिए क्या जवाब दिया उन्होंने। एडेड शुगर छोटे बच्चों में नहीं देनी चाहिए, बिल्कुल नहीं देनी चाहिए, क्योंकि उनके जो इंग्रेडिएंट्स हैं तो बेशक वो मिल्क प्रोडक्ट्स हैं या सीरियल्स हैं, उनमें ऑलरेडी कार्बोहाइड्रेट कंटेंट इतना होता है और शुगर का कंटेंट इतना होता है कि एडेड शुगर नहीं होनी चाहिए। अगर शुगर ज़्यादा होगी तो वो उनके टीथ के ऊपर, उनके हार्ट के ऊपर और उनके ग्रोथ के ऊपर ओबेसिटी आ जाएगी, वो उसको हार्म कर सकती है। में एक 4 लाख से ज़्यादा डॉक्टर्स की एसोसिएशन है और इंडिया की बहुत बिगेस्ट एसोसिएशन है। जो भी जितने भी डॉक्टर्स की एसोसिएशन हैं उनमें सबसे बड़ी एसोसिएशन है। ये रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ जैसे FSSAI और ISI या ICMR से मांग कर सकती हैं कि इन कंपनियों के ऊपर अंकुश लगाया जाए। ये निजी कंपनियां इतनी ताकतवर कैसे हो जाती हैं? वो नियम कानून के खिलाफ उत्पाद बेचती रहती हैं, भले इससे देश के बच्चों को नुकसान हो। इस पर पटियाल ने कंज्यूमर एक्सपर्ट डॉक्टर अरुण गुप्ता से बात की। उन्होंने जो कहा वो भी आपको जरूर सुनना चाहिए। वो देखो, जो कार्बोहाइड्रेट वाली शुगर है या एडेड शुगर है, जिसको हम टोटल शुगर कहते हैं, टोटल शुगर की मात्रा जो फ्री शुगर की मात्रा WHO के हिसाब से 10% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अब इन प्रोडक्ट्स में आज ही मैंने देखा जो सेरेलैक में वो 23.5 ग्राम है टोटल शुगर और 9.1 ग्राम है एडेड शुगर। अब वो हर लिहाज से ज़्यादा है। क्या डिस्क्रिमिनेशन है, क्या है ये कि उन बच्चों में शुगर की ज़रूरत नहीं है, हमारे बच्चों में है? ऐसा नहीं है। हमारे बच्चों में भी शुगर उतना ही नुकसान करती है जो दुनिया के किसी भी बच्चे को करती है। नेस्ले को चाहिए जो जैसे वो यूरोप में कर रहे हैं वैसे ही यहाँ करें। नंबर 2, उसी के ऊपर ही जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ है या फूड सेफ्टी अथॉरिटी है वो अपने एग्जिस्टिंग जो लॉ हैं उनको अमेंड करे, जिसमें ये आए कि शुगर नहीं डालनी चाहिए।
पटियाल का ये परीक्षण फाइनल स्टेज के करीब है, लेकिन जिनके कंधों पर शुद्ध खाने की गारंटी देने का जिम्मा है वो मौन है। अब तक की पड़ताल में मैंने क्या पाया? मैंने पाया सबसे पहले FSSAI नेस्ले के शुगर वाले सेरेलैक पर गहरी नींद में है। NCPCR एक्शन की बात करता है, लेकिन एक्शन कब होगा गारंटी नहीं देता इसकी। तीसरी बात, सरकार की तरफ से अब तक इस केस में कोई डेवलपमेंट नहीं है। ये बड़ी बड़ी बातें इस पूरे परीक्षण के बाद मेरे सामने निकल कर आई। नेस्ले कंपनी पहली बार विवादों में हो, ऐसा हरगिज नहीं है। साल 1974 की बात कर ले, नेस्ले पर भ्रामक विज्ञापन और गलत बेबी फूड बेचने के संगीन इल्जाम लगे थे। 50 साल बाद फिर वही मुद्दा उठा है। जनहित में मैंने नेस्ले को ईमेल किया। नेस्ले ने एबीपी न्यूज को जो जवाब भेजा है वो भी आपको बता देता हूं। हम ये भरोसा दिलाना चाहते हैं कि हमारे शिशु आहार वाले प्रोडक्ट्स इस तरह बनाए जाते हैं जिसमें उनमें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, विटामिन, मिनरल, आयरन जैसे पोषक तत्व सुनिश्चित किए जा सके। हम अपने प्रोडक्ट्स में पोषक तत्वों की क्वालिटी से कभी कंप्रोमाइज नहीं करते, ना ही भविष्य में करेंगे। अपने प्रोडक्ट्स को और बेहतर बनाने के लिए हम लगातार ग्लोबल रिसर्च और डेवलपमेंट को तरजीह देते हैं। हम ये भी सुनिश्चित करना चाहते हैं कि भारत में बने हमारे प्रोडक्ट्स वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी WHO और FAO मतलब फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के बनाए हुए कमीशन के तय स्टैंडर्ड्स के आधार पर होते हैं। एडेड शुगर को कम करना नेस्ले इंडिया की प्राथमिकता रहा है। पिछले 5 साल से हमने वेरिएंट के हिसाब से 30% तक एडेड शुगर को कम किया है। हम लगातार अपने प्रोडक्ट्स की समीक्षा करते हैं, अपने अलग अलग फार्मूले अपनाते हैं ताकि एडेड शुगर को और कम किया जा सके। और यह भी ध्यान रखते हैं कि ऐसा करने पर पोषण, क्वालिटी, सेफ्टी और टेस्ट बरकरार रहे। ये नेस्ले की तरफ से जो एबीपी न्यूज को जवाब आया है वो पूरा हमने आपको बता दिया। नेस्ले ने जवाब तो दिया, लेकिन अपने हिसाब से। पटियाल ने जो पूछा उसका जवाब देने में कंपनी बचती हुई दिखी। नेस्ले 150 साल पुरानी कंपनी है और स्विट्जरलैंड में इसका हेड ऑफिस है। अब मैं आपको बताता हूं कि भारत और दुनिया में नेस्ले का कितना बड़ा बाजार है। 2022 में नेस्ले ने भारत में 2088 करोड़ रुपए का बेबी फूड सेरेलैक बेचा है। भारतीय बाजार में बच्चों के मिल्क प्रोडक्ट्स में नेस्ले का शेयर 20% है। 2022 में कंपनी ने दुनिया के 5.86 लाख करोड़ के मिल्क प्रोडक्ट्स बेचे हैं, जबकि दुनिया भर में अन्य 150 प्रोडक्ट बेचकर उसने केवल 16,708 करोड़ रुपए का मुनाफा कमाया है या उसे मुनाफा हुआ है। बेबी फूड में शुगर की चिंता बहुत बड़ी है। बच्चे तक डायबिटीज का शिकार भी हो रहे हैं। अब मैं आपको देश की इस चिंता का ग्राफ दिखाता हूं। देश में 10 करोड़ से ज्यादा डायबिटीज के मरीज हैं। 19 साल तक के करीब 23 लाख बच्चों को डायबिटीज है। इसमें से 10% बच्चों की उम्र महज 5 से 9 साल के बीच है, इसलिए यह समस्या गंभीर है। सेरेलैक बेबी फूड में शुगर से आपको बच्चों को होने वाले नुकसान के खिलाफ पटियाल लड़ता रहेगा, यह आपसे मेरा वायदा है। नेस्ले को लेकर इस वक्त एक और बड़ी खबर आ रही है। NCPCR यानी नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स ने FSSAI से जवाब मांगा है। NCPCR ने FSSAI से 7 दिन के भीतर जवाब मांगा है। NCPCR के आदेश के एक्सक्लूसिव कॉपी आप एबीपी न्यूज पर देख रहे हैं। ये वही कॉपी है जिसमें FSSAI से जवाब मांगा गया है, क्योंकि ये मुद्दा बहुत बड़ा है। मसला बच्चों की सेहत का है, ना सिर्फ पब्लिक इंटरेस्ट में, बल्कि हम सरकार से भी ये सवाल पूछते रहेंगे कि बच्चों के सेहत के जुड़े हुए किसी भी मुद्दे पर कोई समझौता नहीं होना चाहिए, चाहे कोई कंपनी कितनी भी बड़ी हो। यह देखा आपने पब्लिक इंटरेस्ट में हमारी कवरेज का दम। पब्लिक इंटरेस्ट में अब बात पब्लिक के पॉलिटिकल इंटरेस्ट की। यूपी के मेरठ में आज अरुण गोविल ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ जनसभा को संबोधित किया। यहां छोटे पर्दे के राम अरुण गोविल ने ठाकुरों का जिक्र किया। ठाकुरों की नाराजगी को दूर करने के लिए अरुण गोविल ने कहा कि मेरी पत्नी भी ठाकुर है, गुस्सा होने पर ठकुराइन का रूप देखता हूं। ठाकुर पत्नी को मना लेता हूं तो बाकी सबको भी मना लूंगा। अरुण गोविल लगातार मेरठ से लोगों को यह भरोसा दिला रहे हैं कि वो कोई बाहरी नहीं है, बल्कि मेरठ के ही हैं। मेरी पत्नी वो अलीगढ़ की है और चौहान है, ठाकुर है। जब उनको समय नहीं देता हूं तो फिर मुझे ठकुराइन का रूप देखना पड़ता है, तो उनको मैं मना लेता हूं किसी तरह, और इसीलिए आपको भी मना रहा हूं।
यूपी के अमेठी में सुबह बीजेपी में शामिल हुए कांग्रेस पार्टी के नेता विकास अग्रहरि का एक वीडियो सामने आया जिसमें वो स्मृति ईरानी के साथ हैं और गले में भगवा पटका पहने भी हुए हैं। लेकिन 6 घंटे के अंदर ही विकास ने बीजेपी में शामिल होने की बात से इनकार किया। उन्होंने कहा कि मैं सांसद जी के पास कुछ मांगों को लेकर गया था, वहां पर मेरा सम्मान किया गया और बाद में बीजेपी ज्वाइन करने की फोटो वायरल कर दी गई, लेकिन मैं कांग्रेस में ही हूं और कांग्रेस का सिपाही हूं। देखिए, एक होता है सामान्य शिष्टाचार, एक होता है कल्चर हमारा कि हम किसी से मिलने जाते हैं, किसी से जुलने जाते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो सामान्य शिष्टाचार को जो है पार्टी की सदस्यता दे दी जाए, पार्टी में शामिल होना मान लिया जाए। तो कम से कम इन लोगों को इन चीज़ों से बचना चाहिए। अब न्यूज यू कैन यूज, जिंदगी को आसान बनाने वाली खबरें। अगर आप खुश नहीं हैं या ऑफिस जाने का मन नहीं है तो आप अनहैप्पी लीव ले सकते हैं। यह खबर चीन से है, जहां चाइनीज रिटेल टाइकून ने ऑफिस में काम करने वाले लोगों के लिए अनहैप्पी लीव का तोहफा दिया है। दरअसल कई बार कर्मचारी दफ्तर न आने पर तबीयत खराब होने का या कोई अनर्गल सा बहाना बनाने लगता है और छुट्टी ले भी लेते हैं, लेकिन छुट्टी लेने वाले को ये पता होता है और देने वाले बॉस को भी ये समझ आ जाती है, पर वो मना नहीं कर सकते। हालांकि इससे काम बहुत प्रभावित होता है, इसीलिए वर्क लाइफ बैलेंस करने के लिए चाइनीज कंपनी ने ये फैसला किया है। कंपनी का मानना है कि अनहैप्पी लीव कर्मचारी को काम करते वक्त एनर्जेटिक रखेगी, काम करने वाले लोग तनाव मुक्त भी रहेंगे। इस फैसले को लेकर कर्मचारियों में खुशी की लहर है। 1 साल में 10 दिन की अनहैप्पी लीव ले सकते हैं, लेकिन सिर्फ चाइना में। भारत में पहले गांव कौरिक और गुए के पहुंची टेलीकॉम कनेक्टिविटी। हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति में मौजूद है ये गांव। समुद्र तल से तकरीबन 14,931 फीट ऊपर है ये गांव। हिमालय में उत्तरी भारत का एक बहुत छोटा सा सीमावर्ती गांव है ये, जहां टेलीकॉम कनेक्टिविटी पहुंचने की खबर है। भारत सरकार के डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ने सोशल मीडिया एक्स पर एक ट्वीट करके इसकी जानकारी दी है। उन गांव वालों को बहुत बहुत बधाई। और आज पब्लिक इंटरेस्ट में केवल इतना ही। कल रात 9 बजे फिर आपसे मुलाकात होगी, लेकिन एबीपी न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप बने रहिएगा। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।